अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये बात आप जानते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं बेसिकली ये बहुत यूनिक होते हैं। यानी किसी भी इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके ज़रिए उस इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक समझ लो उनके फिंगरप्रिंट्स ही हैं, जिन्हें उनके स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट से निकलने वाले स्पेक्ट्रम है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे यूनिक होता है, और दूसरी बात यह है कि जो हाइड्रोजन से बनने वाला स्पेक्ट्रम है उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम को समझने से। देखो, सबसे पहली एक लाइट होती है जिसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोम कहते हैं कलर को, मोनो कहते हैं एक को। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट है? ये एक ऐसी लाइट है जिसमें सिर्फ एक किस्म की रे, या आप कह सकते हो सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाली सारी रेस पाई जाती हैं, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। और आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक जो है वो एक कलर की होती है, सिंगल कलर की होती है। मिसाल के तौर पे लेज़र बीम से निकलने वाली लाइट अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी की सारी जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं वो एक ही वेवलेंथ की आ रही हैं। किसी की वेवलेंथ ज़्यादा, किसी की वेवलेंथ कम नहीं है, बल्कि क्रस्ट रफ बिल्कुल अलाइन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है। दूसरी टाइप की लाइट होती है उसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, क्रोमेटिक मतलब कलर से निकला है क्रोम, और लाइट तो लाइट हो गया। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट की खास बात यह है कि इसमें एक से ज़्यादा काइंड ऑफ रेस या वेवलेंथ पाई जाती हैं। मतलब ये कि एक वेव की लंबाई कुछ अलग होगी, दूसरी वेव की लंबाई कुछ अलग होगी। तो इस वजह से इसको मोनोक्रोमेटिक नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। जैसे कि ये सनलाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन वाली वेव की अलग वेवलेंथ है, येलो वाली की अलग है, रेड वाली की वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट को कहते हैं जिसमें एक ही किस्म की वेवलेंथ होती है। लेकिन जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसमें जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको नज़र आती हैं। अब जो हमारा स्पेक्ट्रम का टॉपिक है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब एक बीम जो कि किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट से निकल रही, मतलब पॉलीक्रोमेटिक है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, उसको ग्लास प्रिज्म से पास करवाया जाता है, जो कि आमतौर पे स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, लेकिन जनरली भी रखते हैं तो हो जाता है। तो वो स्प्लिट हो जाती है, जो वेव है वो डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है अपने डिफरेंट कलर्स के अंदर। और ये जो फैलती है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ होता है। तो ये जो बैंड ऑफ कलर बन जाता है ना, जो पट्टी आपको नज़र आती है मुख्तलिफ कलर्स की, उस पट्टी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये एक ग्लास प्रिज्म है, इस ग्लास प्रिज्म से टकराती है वाइट लाइट, तो प्रिज्म के अंदर जाएगी। प्रिज्म क्या करता है? इस लाइट को डिस्पर्स कर देता है मुख्तलिफ कलर्स में या मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में। और ये जो वेवलेंथ्स हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर आखिर में आता है वॉयलेट कलर। तो ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, कलर्स नज़र आ रहे हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में, मतलब अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, नीचे से ऊपर देखोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। दिस बैंड ऑफ कलर्स इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो है वो दो किस्म का होता है। पहला होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारे के सारे कलर्स कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम मुख्तलिफ कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकें, बल्कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो कलर्स होते हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं और कोई बाउंड्री लाइन नहीं पाई जाती। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से ही आप याद कर लोगे भाई जारी है, कंटिन्यूस मतलब किसी चीज़ का जारी होना। तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें मुख्तलिफ कलर्स लगातार होते हैं और उनमें कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे जब सनलाइट को पास किया जाता है प्रिज्म से तो वो डेविएट होती है, अपने स्प्लिट हो जाती है बैंड्स ऑफ 7 कलर्स में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना। विबग्योर से याद रख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जो रेड कलर है ना वो सबसे कम डेविएट होता है और उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है और इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। या इसकी एक मिसाल जो है वो बारिश के मौसम के अंदर जो आपको रेनबो नज़र आता है,
वो भी मिसाल है एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। जैसे कि ये देखो आप, क्या आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो रेड कहाँ पे ख़त्म हुआ, ऑरेंज कहाँ से शुरू हुआ? नहीं कर पाएंगे आप। या फिर फॉर एग्जांपल कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, येलो और ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो हम बाउंड्री आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसी के लिहाज से अगर आप देखें रेनबो वाली मिसाल, तो रेनबो में भी आपको सारे कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज़ नज़र आते हैं। आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि कहाँ पे रेड ख़त्म हो रहा है, ऑरेंज शुरू हो रहा है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक हो गई बात? तो जब स्पेक्ट्रम बनता है तो एक तो बनता है कंटिन्यूस, और दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? जब लाइट इमिट होती है किसी इलेक्ट्रिकली या थर्मली एक्साइटेड एटम से, एक ऐसा एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या हीट की वजह से, और फिर लाइट इमिट होती है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो अब जो आपको लाइंस नज़र आएंगी बच्चों, वो डार्क स्पेसेस के साथ नज़र आएंगी। तो आपको लाइंस तो नज़र आएंगी कलर्स की, लेकिन उनके दरमियान में डार्क स्पेस पाया जाएगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि आपने क्या देखा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बाउंड्री जो है वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी देखो लाइन स्पेक्ट्रम में तो हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ लाइंस नज़र आ रही हैं और उनके दरमियान में आपको ब्लैक कलर का एक हिस्सा भी नज़र आ रहा है। तो वो स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि लाइनों की शक्ल में होता है, उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखो, जब गैस को एक्साइट करते हैं स्ट्रांगली बाय हीटिंग या इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को इमिट करता है। ये आ गई ना वो बात। तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं या उन लाइंस के दरमियान में कितना डिस्टेंस है या क्या किस कलर की लाइन है, बेसिकली वो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। इसी वजह से जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसको बेसिकली कहते हैं फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो फिंगरप्रिंट्स होता है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट से एमिट हो रही है। मतलब आपको एक एलिमेंट मिला और आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई कुछ एक ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि एक्चुअली किस एलिमेंट से एमिट हुई होंगी। तभी मैंने आपको कहा था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली वो फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करता है। जैसे सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसकी पहचान ये है कि उसमें 2 येलो लाइंस होती हैं जिसके बीच में एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर फासला होता है, जैसे कि ये। अब इस कभी भी आपको ऐसी रोशनी नज़र आए, ऐसा स्पेक्ट्रम नज़र आए, तो आप समझ जाएँ कि जिस एलिमेंट की बात हो रही है वो सोडियम है। इसी तरीके से जब आप नियॉन गैस से जो है वो निकलने वाले स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर मरकरी का देखा जाएगा तो मरकरी में आपको ब्लू, लाइट ब्लू और फिर ग्रीन और इस किस्म की लाइट नज़र आएगी दोनों के दरमियान में डेफिनेट डिस्टेंस के साथ। तो ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मरकरी। तो इस तरीके से हम लाइन स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की बात हो रही है। अब ये 2 किस्म का होता है, ये हम अचीव कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। आधी बात तो आप इसके नाम से ही समझ जाओ। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा होगा, और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो कि इमिशन की वजह से हो रहा होगा। पहले एब्जॉर्प्शन का समझाता हूँ। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब बीम ऑफ लाइट को पास कराया जाता है किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, जैसे कि किसी गैस का सैंपल हो सकता है, तो जो एलिमेंट होता है वो कुछ लाइट्स को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सबको जो है वो पास होने देता है। मतलब आपने लाइट गुजारी तो उसने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकियों को जाने दिया। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें सीरीज़ ऑफ डार्क लाइंस मिलती है विद ब्राइट बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड होता है जाहिर सी बात है वो ब्राइट होता है, और कुछ लाइंस हमें नज़र आती हैं। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो बाकी सब ब्राइट नज़र आ रहा है आपको, लेकिन कुछ आपको जो है वो डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बनाया ताकि आप थोड़ा सा याद रख सको। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम की ख़ास बात यह कि जो वेव लेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो ब्लैक नज़र आती हैं और बाकी जो है वो हमें ब्राइट नज़र आता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम की ख़ास बात क्या है कि ये होता है सोडियम के वेपर लैम्प से, मरकरी से, डिस्चार्ज ट्यूब से या हॉट सॉलिड एलिमेंट से, जिसमें रेडिएशन इमिट होती है।
और जो स्पेक्ट्रम बनता है वो उन रेडिएशंस का बनता है और बैकग्राउंड डार्क होता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड डार्क है और वैसे आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये इमिशन की वजह से होता है और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इमिशन होता है, तब जाके इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक होगी बात। अब ये मैंने आपको फिंगरप्रिंट वाली बात बाकियों की तो बता दी। अब चलो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डेप्थ में समझना है। तो मान लो भाई बोहर की थ्योरी ये कहती है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो रिजाइड करता है अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, जिसे आप फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है, क्रूक्स ट्यूब के अंदर किया जाता है, तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो अपने एटॉमिक स्टेट के अंदर पहले तो ब्रेक होता है और ये एटम एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क की एनर्जी होती है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट में है, वरना फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एटम के, वो मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में यानी सेकंड ऑर्बिट में, और यहाँ पर जाकर रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक हो गई बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है हायर एनर्जी लेवल में, लेकिन जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में यानी कि पहले ऑर्बिट में वापस आएगा और उसके लिए क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। किसकी शक्ल में, फोटोन की शक्ल में। तो ये जो इमिटेड एनर्जी होती है बेसिकली, ये हमने पढ़ा भी है बोहर एटॉमिक मॉडल में, दोनों के डिफरेंस के मुताबिक होती है। अब इसको भेज देते हैं ओरिजिनल स्टेट में, तो एनर्जी को इमिट करेगा और फिर ये जंप कर जाएगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में और वहाँ जाके रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो आइए अब समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा बनता है जब यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जंप करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटम जिसके अंदर मैंने 6 ऑर्बिट जो है वो सपोज कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर पहले ऑर्बिट से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे में जा सकता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जंप करता है ग्राउंड स्टेट में, फॉर एग्जांपल दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से, पाँचवें से, छठे से पहले ऑर्बिट में आता है, तो हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को एमिट करता है, फोटोन को एमिट करता है, वो करता है एक सीरीज़ के अंदर, और वो साइंटिस्ट के नाम से कही जाती है लेमैन सीरीज़। लेमैन सीरीज़ तब इमिट होती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये आ गया सेकंड ऑर्बिट में, तो नतीजे में जो रेडिएशन इमिट होती है वो एक स्पेक्ट्रम के अंदर होती है, एक सीरीज़ के अंदर होती है, और उसे नाम दिया जाता है बेलमर सीरीज़। बेलमर सीरीज़ का मतलब जो फाइनल ऑर्बिट है वो 2 होना चाहिए। तो भाई हमने एक हाइड्रोजन के एटम को एक्साइटेड किया, इलेक्ट्रॉन चले गए एक्साइटेड स्टेट में, जब वो एनर्जी इमिट करके वापस आते हैं और वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो जब भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर सेकंड ऑर्बिट में, तो जो रेडिएशन इमिट होगी वो एक सीरीज़ के अंदर होगी जिसको बेलमर ने डिस्कवर किया था, और वो कहलाती है बेलमर सीरीज़। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो उसे कहते हैं पैशन सीरीज़, मतलब कि अगर फाइनल ऑर्बिट 3 के बराबर है, और अगर कहीं से भी 4 में जंप कर रहा है तो उसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़, यानी कि फाइनल ऑर्बिट बराबर है 4 के, और अगर एक्साइटेड स्टेट से वो जंप करता है 5वें ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी इमिट होती है वो कहलाती है पी फंड सीरीज़ में, जिसके मुताबिक NF जो है वो बराबर है 5 के। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाया ना। अब नोट्स में आपने लिखना क्या है, मज़ीद समझने वाली बात, तो एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर बात करते हैं लेमैन सीरीज़ की, तो लेमैन सीरीज़ के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जंप करता है, ग्राउंड स्टेट में। और जो वेव नंबर होता है सीरीज़ के अंदर वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आता है। मतलब कि ये बात कंफर्म है, अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी, जिसकी वेवलेंथ जो है
वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। और इसके लिए जब फार्मूला बनेगा वेव नंबर का, तो वैसे वेव नंबर का फार्मूला होता है NF 1/NF² माइनस 1/NI²। अब हमें पता है यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो हो रही है फाइनल ऑर्बिट 1 की। तो NF की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1, और बाकी ये जो NI है ये कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। और RH तो आपको याद है ना, वो था राइडबर्ग कांस्टेंट। इसी तरीके से बेलमर सीरीज़ के अंदर वो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो कि एमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में। और इस वेव नंबर की जो सीरीज़ होती हैं वो विजिबल रीजन के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर इसके वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा तो RH फाइनल ऑर्बिट की जगह पे 2 पुट करेंगे, और इनिशियल तो जो भी हो सकता है 3, 4, 6 जो भी हो। पैशन सीरीज़ में इसी तरीके से ट्रांजिशन होगी किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, और यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट होती है वो होती है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। और अगर इसका वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा तो फाइनल ऑर्बिट की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। चौथी सीरीज़ मैंने नाम बताया था ब्रैकेट सीरीज़, जिसमें माइग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट से चौथे ऑर्बिट में। अगर ऊपर से किसी भी ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो होती है ब्रैकेट सीरीज़, लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में ही। और फार्मूला क्या बनेगा, NF की जगह पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फार्मूले के अंदर स्क्वायर लगा हुआ था वेव नंबर के, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। और जो आखिरी सीरीज़ इमिट होती है उसे कहते हैं पॉलीफंड सीरीज़, पी फंड सीरीज़, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 5वें ऑर्बिट में, और 5वें ऑर्बिट के अंदर फार इंफ्रारेड रीजन वाली रेडिएशन इमिट होती है। और फार्मूले के अंदर फाइनल ऑर्बिट की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है उसके अंदर 5 सीरीज़ पाई जाती हैं, लेमैन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। इस लाइन को याद कर लो, तरतीब को याद कर लो, तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि किस में फाइनल ऑर्बिट कौन सा था। तो ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि सारे के सारे जो एटम्स होते हैं उनका एक फिंगरप्रिंट होता है, और फिलहाल हमने हाइड्रोजन के फिंगरप्रिंट को ज़रा ज़्यादा डेप्थ के अंदर स्टडी करा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।